चलिए आज हम लोग शुरू क्या करेंगे, द्रव द्रव का विलयन। ठीक है ना, हम लोग गैस और द्रव पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग हेनरी लॉ पढ़े, उस पर एक क्वेश्चन भी किए हैं। हम लोग पढ़ा जाए द्रव द्रव का विलयन। ठीक है ना, आइए द्रव और द्रव आपस में मिक्स कर दिया जाए, उसका विलयन बनाना है। ठीक है ना, उसका विलयन बनाना है। अब देखिए द्रव द्रव जो विलयन बनेगा, जैसे एग्जांपल हम लोग चेक किया जाए, जैसे H2O ले लीजिए और क्या ले लीजिए, एथाइल अल्कोहल का विलयन हो जाएगा। ठीक है, द्रव द्रव विलयन के लिए एक नियम आता है, क्या, राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के बाद ही हम लोग पढ़ सकते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो चलिए हम लोग देखा जाए राउल्ट्स का नियम क्या है। ठीक है, देखिए किसी विलयन में अभी डिफिनेशन थ्योरी बता रहा, वो किसी विलयन में एक घटक के गैस का आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज्य और वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए राउल्ट्स लॉ बोलता है। अब आइए ना हम लोग बनाया जाए, एक कंटेनर बना लिया जाए, इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, ये क्या है, जल है, और अलग से हम क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा ना। और याद रखिएगा हम लोग द्रव का विलयन पढ़ा, एथाइल अल्कोहल मिलाया जाएगा। ठीक है ना, ये विलयन बन गया। उसके बाद इसको अगर हम लोग हीट करना शुरू कर दें, तो ये बोल रहा है किसी गैस का आंशिक दाब जो होगा, आंशिक दाब जो होगा, मतलब देखिए जल है, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो जल का जो आंशिक दाब आएगा उससे Pa से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और इसका जो आंशिक दाब आएगा उससे Pb से डिनोट करेंगे। देखिए जो आंशिक दाब होता है क्या होता है, वाष्प दाब और मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। वाष्प दाब और मोल प्रभाज्य के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए आंशिक दाब को हम किससे बोले हैं, अब हम लोग यूज किया जाए, आंशिक दाब किसका ले लिया जाए, विलेय का लिया जाए। विलेय का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा, इक्वल टू, अब वाष्प दाब को हम लोग P0B से डिनोट करते हैं, इनटू मोल प्रभाज्य चाहिए Xb ले लिया जाए, एक ये हो जाएगा। अगर हम बोले विलायक के लिए तो क्या लिख देंगे हम, Pa इक्वल टू P0A इंटू X, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बोले Pa आंशिक दाब है प्लस Pb है,
तो अगर हम बोले पूरे कंटेनर का कुल दाब क्या होगा, तो कुल दाब बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल दाब जो होगा पीटी हो जाएगा जी, पीटी, और पीए प्लस क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, पीए प्लस पीबी हो जाएगा, ठीक है ना। कुल दाब पीटी जो होगा पीए प्लस पीबी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पीटी बराबर क्या लिख सकते हैं, पीए की जगह पे लिखिए P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। ये हो गया राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का ये डेरिवेशन है, ठीक है ना। हम लोग अब इसके बारे में और आगे पढ़ा जा रहा है, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक। आइए हम लोग चेक किया जाए, इसको अब हम हटा रहे हैं इसका, और हम लोग आगे देखा जाए इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखिए पीटी बराबर क्या होता है जी, P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग एक्स ए की जगह पे लिख दे 1 माइनस एक्स बी यूज किया जाए तो क्या बनेगा, पीटी इक्वल टू हो जाएगा P0A इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस P0B इंटू एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी ही लिख सकते हैं। आइए इसको करिए, P0A माइनस P0A इंटू एक्स बी प्लस P0B इंटू एक्स बी। आप क्या कर दीजिए, P0A प्लस P0B इंटू एक्स बी, इसको इधर लाइए, P0A इंटू एक्स बी। अब क्या करिए, P0A प्लस एक्स बी का मान कर लीजिए, एक्स बी P0B माइनस P0A हो जाएगा, क्या हो गया, P टोटल। ये भी क्या है, राउल्ट्स लॉ है, ठीक है ना। एक तो ये निकाल सकते हैं, और एक बार हम लोग क्या कर ले जाए, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए कर लिया जाए, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस कर लीजिए, केस फर्स्ट, और एक केस सेकंड कर लीजिएगा, ठीक। आइए फिर ये पूरा फार्मूला लिखिए, पीटी इक्वल टू क्या है, P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। पीटी क्या लिखा जाए, पीटी जो है, अब हमारे पास क्या है, P0A तो सही रहेगा, P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B कितना है जी, जो है P0B एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक। पीटी बराबर क्या हो जाएगा, P0A इंटू एक्स ए, और क्या हो जाएगा प्लस P0B माइनस P0B इंटू एक्स ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसको क्या लिखा जा सकता है, Pt इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B माइनस P0B इंटू एक्स ए है। अब फिर काम करिए, इसको इसको इधर उठा लाइए, इंटू एक्स ए माइनस P0B इंटू एक्स ए प्लस P0B। Pt क्या है, हम लोग क्या कॉमन ले लीजिए, एक्स ए, P0A माइनस P0B प्लस P0B। अब ये भी क्या है, राउल्ट्स लॉ है, ठीक है ना। अब दोनों में आप जानते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, P0A ग्रेटर देन किससे है, P0B से, और यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है, P0B ग्रेटर देन किससे है, P0A से, ये बता रहा है, ठीक है ना। इसका भी काम पड़ेगा कब, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तब, ठीक है ना। अब चलिए एक चीज थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, है ना। इससे पहले वाष्प दाब हमको पढ़ना चाहिए, फिलहाल हम बता दे रहे हैं, आगे हम एडिट कर देंगे वीडियो को। आइए यहां तक आप कर लिया ना, चलिए
देखिए ये टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब में हम लोग पढ़ेंगे वेपर, बोले तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक ना। अब देखिए पहले हम लोग इसको समझा जाए तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखा जाएगा। एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए वाष्प दाब जो आएगा वो अलग है, वेपर अलग होता है, इवापोरेशन अलग होता है, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग किसी चीज को धूप में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, वो पानी जो उड़ जाता है, वो जो जल होता है ना, उसके ताप से कम ताप पर ही क्या हो जाता है, वाष्प में चला जाता है, वो वाष्पन है, ठीक है ना। वो क्या है, वाष्पन है। जो वेपोराइजेशन होता है, जो वाष्पन है, उसे इवापोरेशन कहते हैं। वाष्पन का मतलब जब हम पानी धूप में रख देते हैं वो वैसे ही उड़ जाए बिना गर्म किए, उसे वाष्पन कहेंगे। जो अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, ठीक है ना। अब इतना आप समझ लेंगे। तो हम लोग हीट कर रहे हैं तो इसीलिए वाष्प कर रहे हैं, नहीं तो इवापोरेशन पढ़ते हैं ना, वाष्पन। अब देखिए इसको हीट किया जा रहा है, हीट कर रहे हैं तो हम इस कंटेनर को बंद कर दें, बंद कर देंगे तो आप इमेजिन करिए इसको हीट कर रहे हैं तो ये गैस यहां पे आके रुकी रहेगी, रुकी रहेगी कि नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि ये जितना तेज वाष्प में चेंज हो रहा है, वाष्पन है, ठीक है ना। जल भी क्या चेंज होने लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, संघनन, संघनन, ठीक। अब देखिए लगातार हीट कर रहे हैं, जब हम हीट कर रहे हैं इसको ना, तो ये जो जल पहले यहाँ पे गया था, ठीक है ना, तो जल जो पहले यहाँ पे वाष्प गई थी, यहाँ पे जमी हुई है, यहाँ पे जमी है, फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं यहाँ तक जम गई। अब ये वाले जो है, यहाँ वाले हैं जो, वो क्या होंगे, ठंडा होने लगेंगे कि नहीं, ठंडा होके द्रव में चेंज होने लगेंगे कि नहीं। जिससे आप कभी चावल बनाए हैं ना, उसको पहले कुकर में आप बनाते हैं, लेकिन आप पतीले को ढक्कन रख दीजिए तो आवाज होती फिर द्रव में चेंज हो जाती है, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये वाला जो है, यहाँ वाला पानी है ना, ये यहाँ वाला पानी जो है वाष्प, ये फिर द्रव में बदलने लगती है, और ये जो द्रव है ये किसमें चेंज होने लगता है, वाष्प में। और एक समय ऐसे आता है जितना द्रव में हो रहा है उतना वाष्प में, जितना द्रव में उतना वाष्प में, जितना द्रव में उतना वाष्प में, यह क्या हो जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। इससे मतलब नहीं है। अब देखिए द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर किसी बंद बर्तन में, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना। किसी बंद बर्तन में, किसी बंद बर्तन में, किसी बंद बर्तन में द्रव की सतह पर, सतह पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा लगाया गया, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। किसी बंद बर्तन में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वेपर प्रेशर को ना हम वीपी से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़े जाए। जो वेपर प्रेशर होता है वो क्वथनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक, क्वथनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। क्वथनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ग्राफ बनाया जाए इनके बीच में, अगर ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लें, है ना। तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वाष्प दाब क्या होगा,
घटेगा। सॉरी, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ना, पूरा घटता चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना एक चीज और, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है क्वथनांक जो होता है सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक, अब जो सांद्रता होती है, सांद्रता हम किस तरह से व्यक्त कर देंगे, सांद्रता जो मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल प्रभाज, ये सब क्या सांद्रता है। अब हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है वाष्प दाब पे किसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब देखिए किसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा, किस बेस पे हम बोल रहे हैं। अब देखिए 1 m NaCl ले रहे हैं, दूसरा 2 m NaCl है। ठीक है ना, तो हम बोले किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ये इसकी सांद्रता 2 है, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। दोनों NaCl है तो दोनों में 2 ही आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सांद्रता जिसकी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। इसका मतलब जिसकी सांद्रता कम होगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर इसका क्या है, हाई। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन करिए, अगर हम बोले 60 C6H12O6 है एंड 40 H2SO4 है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। आप बोलेंगे जी सर ये 40 है ये 60 है, तो ये वाला हो जाएगा ना, ये गलत है। ठीक है ना, ग्लूकोज में 60 m ही रहेगा, ये आयन में नहीं टूटेगा, जबकि H2SO4 को जब तोड़ेंगे 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस में टूटेगा, कुल मिला के 3 मोल आ जाएंगे। 40 गुणे 3 बोले तो 1200 m हो जाएगा, 120 m हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। गलती से यही सही होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें अगर हम बोले बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, है ना। आप समझ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाए। ये वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन है। आपको एक चीज अभी और बता रहा है, आंशिक दाब क्या होता है। ठीक है ना, जैसे आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं 30 MgCl2 20 NaCl 20 H2SO4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग वेपर प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा, घट जाएगा, है ना। ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा, घट जाएगा। अब देखिए 20 H2SO4 है। अब इधर आइए, किसका ज्यादा होगा, इसमें 2 क्लोराइड है, 1 मैग्नीशियम, इसमें कुल 3 आयन है, इसमें 2 आयन है, इसमें कितने 3 आयन है। तो 20 3 60 बोले तो 3 3 90 m हो जाएगा इसकी सांद्रता। इसकी सांद्रता 40 m होगी, इसकी सांद्रता 20 3 60 m हो जाएगी। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके होता है, कंसंट्रेशन, बोले तो सांद्रता के, किसके होगा, सांद्रता के। सांद्रता बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। आइए तो हम लोग देखा जाए, ये देखिए पहले सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, पहले का है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का, उसके बाद किसका, थर्ड का, उसके बाद किसका, सेकंड का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, वेपर प्रेशर का। ठीक है ना, एक इसका ऑर्डर हो जाएगा, वाष्प दाब का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी।
अब ये हम लोग का वाष्प दाब खत्म हुआ। चलिए अब हम लोग राउल्ट्स लॉ देख लिया जाए। आइए, हाँ एक चीज और है, एक मिनट, आपको ये पता नहीं होगा ना। देखिए वाष्प दाब क्या है, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ये वाष्प दाब होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोले सर आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक दाब एक गैस का खुद का जो दाब होता है, मान लीजिए इसमें कोई एक्स गैस है, ये वाई गैस है, तो ये जितना गैस जनरेट करेगी वो क्या है, उसका आंशिक दाब है। लेकिन सभी गैस से मतलब ये गैस जब मतलब ये लिक्विड जब वेपर में आएगा तो उस अवस्था में जब ये जो वाष्प दाब इस पे दाब लगा है वो क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब। लेकिन हर एक गैस का खुद का जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कि ये पूरा कंटेनर है, हम ये दो लिक्विड मिलाए थे, ठीक है ना। जो उसकी गैस निकलेगी उस गैस के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो दाब लगेगा वो आंशिक दाब है। लेकिन उस दाब के द्वारा उस गैस के वाष्प के द्वारा, ठीक है ना, उस गैस के वाष्प द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग राउल्ट्स लॉ देख लिया जाए। देखिए राउल्ट्स लॉ में हम आपको बताए हैं Pt इक्वल टू क्या होता है, P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, ठीक है ना। ये राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया, हम लोग यहीं पे पढ़ लिया जाए डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन का नियम, ये बोलते हैं किसी गैस का आंशिक दाब वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज्य, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज्य और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है जो मान लीजिए ये है, तो ये विलायक का है आंशिक दाब, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, Pt इंटू एक्स ए, ये फर्स्ट हो गया। ऐसा करिए y से डिनोट करिए क्या, y ये जो है ये विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का क्या है, मोल प्रभाज्य है। और y भी क्या है, विलेय का मोल प्रभाज्य, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है ना। विलेय का मोल प्रभाज्य वाष्प अवस्था में ये भी क्या रहेगा, वाष्प अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में नहीं। तो आज ये Pb भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, Pt इंटू वाई बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और है, हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, और राउल्ट्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, राउल्ट्स लॉ P इक्वल टू भी हम लोग P0A इंटू एक्स ए, और Pb बराबर क्या लिख सकते हैं, P0B इंटू एक्स बी, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अभी, है ना। तो देखिए हम लोग पहले की जगह हम क्या लिख दें, P0A इंटू एक्स ए इक्वल टू Pt इंटू वाई, ये हो जाएगा समीकरण, ये सेकंड है, ये क्या हो जाएगा थर्ड। और Pb की जगह P0B इंटू एक्स बी इक्वल टू Pt इंटू वाई बी, समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा किया जाए, इधर लाया जाए इसको, पहले वाले क्या कर सकते हैं, एक्स ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Pt इंटू वाई ए अपान क्या लिख सकते हैं, P0A, और एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, Pt इंटू वाई बी अपान P0B लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना जी। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1 होता है ना। पुट कर दीजिए पीटी प्लस पीटी इंटू वाई ए अपन क्या हो जाएगा पी जीरो ए प्लस पीटी इंटू वाई बी अपन क्या है पी जीरो बी इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करिए पीटी वाई ए अपन पी जीरो ए प्लस वाई बी अपन पी जीरो बी इक्वल टू 1 हो गया। इसको नीचे कर दीजिए वाई ए अपन क्या हो जाएगा पी जीरो ए प्लस वाई बी अपन पी जीरो बी इक्वल टू 1 अपन पी टी। ये क्या गया कुल दाब आ गया, लेकिन ये क्या है वाष्प दाब है वाष्प दाब, लेकिन ये क्या है वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज्य है। तो हम लोग दो फार्मूला पढ़ चुके हैं, एक ये पढ़ चुके हैं एक राउट्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग राउट्स लॉ पढ़ चुके हैं और डाल्टन लॉ पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ लिया जाए विलयन के प्रकार। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पढ़ा जाए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार देखिए राउट्स नियम के अनुसार विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कभी कभी ये होता है ना, अब बात सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीजें एक बार में समझ में नहीं आती है, तो आप ये ना सोचे कि आप समझ ही नहीं सकते हैं, आप पूरा समझ सकते हैं। ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है, हमने अपने क्लास में किया है। एक क्लास में जान रहे कितने बच्चे थे 40 बच्चे थे, और हम उनको पढ़ा रहे थे बोर का नियम। बोर का नियम जब पढ़ाया जा रहा था तो बोर के नियम में आप हम बता रहे हैं 9th के बच्चे थे। ठीक है ना, 9th के बच्चे थे। बोर का नियम जब उनको पढ़ाया जा रहा था तो 40 बच्चों में से अप्रॉक्सीमेट 40 मानिए 40-45 बच्चे थे, लेकिन जब हम पहली बार उनको कंप्लीट पढ़ाएं, जितनी पॉइंट था उतना पढ़ाएं, क्वेश्चन उस पर कराएं, ठीक है ना, उसमें सिर्फ 5 बच्चों को एकदम सही से समझ में आया, जो पूछने पर तुरंत बता दे रहे थे पहले बार में, पहले अटेम्प्ट में। ठीक है ना, दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर हम ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, मतलब बच्चे बार बार बोलते सर पता नहीं कैसे और सर पढ़ाते नहीं समझ में आता है, तो हमने सोचा कि खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना, मतलब बच्चों की गलती है या टीचर की। अभी और बातें बता, बात सुनिए। फर्स्ट बार एक है 5 बच्चों को 6 बच्चों को समझ में आया, जब अगली बार पढ़ाएगा ना तो 10 और जुड़ गए, अप्रॉक्सीमेट 10 ही जुड़े थे। ठीक है ना, फिर हम ये दूसरी बार समझाए, फिर जब तीसरी बार समझाया गया ना तो 20 बच्चों को समझ में आया, 35, और 6 बच्चों को चौथे बार में भी नहीं समझ में आया। ठीक है ना, और हम ये टॉपिक 5 दिन से पढ़ा रहे थे। सोचिए, अब आप बोलेंगे सर तो कैसे पढ़ा रहे थे, पढ़ाया एकदम सही जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आता है। पहली बात तो बच्चे ध्यान से देखते नहीं हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, 9th के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग का अपना अपना पोटेंशियल होता है। कोई व्यक्ति एक बार में समझ लेता है, कोई व्यक्ति 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 4 बार में, कोई 5 बार में समझे, कोई 10 बार में समझे। इससे मतलब उस बच्चे का जो दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल है या IQ लेवल है, मतलब थोड़ा कम है। लेकिन आप ये ना सोचिए कम की वजह से आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप इसको बढ़ा तब सकते हैं जब लगातार आप पढ़ेंगे तो आपके मेमोरी जो होगी वो स्ट्रांग बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। आप एक समय उस स्तर पे आएंगे कि आप चीज़ों को तुरंत समझ जाएंगे। तो वो बच्चे जो होते हैं 9th में
पीछे क्लास में वो पढ़े नहीं सही से, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जैसे ना आप यूट्यूब पे मतलब बहुत टीचर देखते हैं ना, बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती, आपकी गलती नहीं। हम बताएं आपको, आप कुछ जो टीचर आपके फेमस हैं उसमें उनके बैच में पर डे जानते हैं कितने बच्चे पढ़ते हैं? 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं पर डे, ठीक है ना। आपके जो सबसे फेमस टीचर है उनकी बात हम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मतलब अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती है। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम आपको एक्सपेरिमेंटल चीजें बता रहे हैं, ये डाटा बेसिस है, अपने से नहीं बोल रहे, ठीक है ना। 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। आप सुनिए, इनके पास पर डे मतलब एक साल में इतने, एक बैच में 10,000 बच्चे हैं उनके, मतलब कुल मिला के एक साल में जो बच्चे पढ़ते 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब 500 की वैकेंसी आती है, 500 जगह है, ग्रुप डी मान लीजिए, ग्रुप डी की वैकेंसी मान लीजिए 500 है ना, अपने प्रदेश में मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ना पूरे भारत में वैकेंसी मान लीजिए आती है, कभी कभी 1,000 हम ले रहे हैं। अगर ये टीचर इतना बढ़िया पढ़ाया है कि बच्चे को मतलब ये गारंटी लेता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो 100% समझ में आता है, बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, वो भूल भी नहीं सकता है। ये बताइए, तो 1,000 बच्चे किसके होने चाहिए? इसके होने चाहिए ना, इसके होने चाहिए, लेकिन इसके क्यों नहीं होते हैं? इनके बच्चे 5-10 ही रहेंगे, 5-10-50 मान लीजिए रहेंगे, और जो कोचिंग चलते और जगह पे चलते उनके भी बच्चे 20-50 रहेंगे। मतलब पूरे भारत की कोचिंग में से 10-10, 5-5 बच्चे होकर ही 1,000 होते हैं। कुछ तो रिश्वतखोरी से हो जाते हैं, है ना, कुछ तो रिश्वतखोरी से हो जाते हैं। तो जानते हैं ऐसे टीचर जो हैं बस अपना बनाने के लिए कहते हैं कि हम ऐसा पढ़ा देते हैं, बच्चों को मतलब कभी भूल नहीं सकता समझ। मतलब देखिए, हम भी बोलते हैं आप किसी चीज को समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर 100% पूरा डिपेंड करता है आप कितना किस चीज को ध्यान दे रहे हैं। हर एक बच्चा, देखिए 5 बच्चे जो पढ़े हैं वो कंसंट्रेट होके बैठे थे, वो सिलेक्ट हुए, और जो नहीं पढ़े, जो मतलब पढ़ने बस दिखावा के लिए पढ़ते, उनका नहीं हुआ। तो वो टीचर की गलती थोड़ी है ना। कभी कभी आते हैं ना बच्चे, बोलते सर जी एक तो उस पे सर जी बता रहे थे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जानिए टीचर की गलती है। टीचर की गलती तब है जब आपको टीचर एक बार बताए दोबारा ना समझाए, ठीक है ना, और आपको उसकी बातें ही ना समझ में आ रही तो आप दूसरे जगह पढ़िए। लेकिन अगर वो आप पूरा पढ़ रहे हैं, बोलते सर जी समझ में भी आ रहा है, और लास्ट में आपको ये लग रहा है कि हमको घर जाने के बाद कुछ दिन बाद लग रहा है हमको सब भूल गया, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो जो टीचर बोलते हैं उन पे भरोसा ना किया करिए। ऐसे टीचर फराड टाइप ही होते हैं, भले ही अपने आप कुछ भी समझे, लेकिन ज्यादातर यही बोला गया है कि आप सब गलतियां टीचर की थोड़ी है यार, ठीक। बच्चे बोलते सर जी पता नहीं हमको, उनका पढ़ा इनका पढ़ा समझ में नहीं आता। इसका मतलब ना अगर किसी को नहीं आता तो टीचर की गलती है, लेकिन 50-60% बच्चे को समझ में आ रहा है, वो पढ़ भी रहा है, तो किसकी गलती है? बच्चे की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी इल्जाम यूट्यूब पे देख कर ना लगाया करिए, ठीक है ना। एक टीचर बोल दिया, उसको 2 मिनट लगे, 2 मिनट के बाद 2-3 सेकंड लगे एक बात बोलने में, और उसको नहीं पता ये कितना साइड इफेक्ट कर जाएगा किसी किसी पे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिलियन 2 प्रकार के होते हैं, बिलियन 2 प्रकार के होते हैं। बिलियन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श बिलियन, आदर्श बिलियन, थोड़ा सा जगह ऊपर किया जाए ना। पहला आदर्श बिलियन, आदर्श बिलियन, और दूसरा होता है अनादर्श बिलियन, ठीक है ना। अब देखिए आदर्श बिलियन किसे कहेंगे?
अनादर्श विलयन किसे कहेंगे। हम लोग दो डब्बे बना दिए जाए, इधर के पॉइंट इधर लिखेंगे बीच में समझाने के लिए। देखिए राउट्स का नियम बोलता है जो टोटल प्रेशर होता है विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब के और विलायक के मोल प्रभाज और वाष्प दाब के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब वह विलयन, देखिए एक विलेय होगा, ये द्रव ही होगा, विलेय होगा, और एक क्या होगा, विलायक होगा। विलायक होगा, एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। अब विलेय का वाष्प दाब x से और विलायक P0 इंटू एक्स में क्या लिखा गया यार, ये है, ये दोनों बी करी है, ठीक ना, ये बी है, ये बी है, ये क्या है, ये है, ठीक है ना। जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो इनके गुणनफल का योग कितना आना चाहिए, टोटल दाब के बराबर आना। मतलब अगर इनको एक बार हम मशीन से, मतलब जो प्रेशर नापती है ना बैरोमीटर से, इसको नाप लिया जाए और इसको नाप लिया जाए, हम मशीन वाला जोड़ के रख दें, फिर इनको मिला दें, अगर जितना कुल प्रेशर हम लोग मशीन से अपने नापे हैं वही आ रहा है, तो इसका मतलब वह विलयन क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन। तो हम पहले कह सकते हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब PT बराबर क्या होना चाहिए, P0A प्लस P0B इंटू XB, ठीक है ना। इसमें जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए ना हम लोग कुछ चीजें देखा जाए, और अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए अगर ये 50 ml है, ठीक है ना, और ये 50 ml है, ठीक, इसको मिलाने के बाद 100 ml होने चाहिए। अगर ये 100 ml हो गया मतलब B2 माइनस B1 बराबर क्या होना चाहिए, डेल्टा B, और 50 माइनस 50 क्या होना चाहिए, डेल्टा B चेंज क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनको जोड़िए 100 आया, फिर जब इनको मिलाए तब भी 100 आना चाहिए, नहीं समझे ना। अब बात सुनिए, विलेय और विलायक अगर आपस में अपक्रिया कर ले, अपक्रिया करने के बाद वाष्प में चेंज हो जाए तो जो विलयन का वैल्यूम होगा घट जाएगा कि नहीं, तो वही घटना नहीं चाहिए। तो मतलब वैसे जोड़े तभी 100 आए और इसको मिलाने के बाद भी क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो जो पहले 100 था उसका -100, कुल कितना आना चाहिए, 0। वैल्यूम परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0, उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट डेल्टा H, इसको आपस में मिलाने के बाद जो ऊर्जा का परिवर्तन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हम लोग AA है और BB है, ठीक है ना। इनके बांड को तोड़ने में 40 किलो जूल ऊर्जा खर्च हुई, इनको बांड के 40 किलो जूल ऊर्जा खर्च हुई, ठीक है ना। कुल कितना हो गए, 80। अब इनको मिलाने के बाद A और B बना, अगर इनको भी तोड़ने में 80 जूल ऊर्जा खर्च हुई, इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो डेल्टा H 0 होना चाहिए। राउल्ट्स के नियम में पहला राउल्ट का नियम पालन होना चाहिए, डेल्टा B क्या 0 होना चाहिए, डेल्टा H क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी बात, अगला पॉइंट ये बोलता है कि
ए के बीच का फोर्स और ए बी, मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स, इसके बीच में 1 न्यूटन का फोर्स, इनको आपस में मिला दे तो क्या बने, ए बी बने। तो भी इनके बीच में कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। देखिए ए के बीच में एंड बी के बीच का जो फोर्स होना चाहिए, सबके एक दूसरे क्या होना चाहिए, ए बी का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्स लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप ले सकते हैं इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड पहला। अगला है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अगला होता है एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है जी। अब जितनी चीजें लिखी गई हैं वही नॉट इक्वल टू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। अगर डेल्टा बी नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, अनादर्श विलयन। ए के बीच का फोर्स और बी के बीच का फोर्स और ए बी के बीच का फोर्स नॉट इक्वल टू हो तो क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए C2H5OH प्लस H2O, एसीटोन प्लस CH2 हो सकता है इसका एग्जांपल, पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है HNO3 प्लस HCl हो सकता है। टॉलुइन क्या हो सकता है, टॉलुइन और एनिलीन। चौथा क्या हो सकता है, चौथा आप ले लीजिए H2SO4 और H2O ले लीजिए, ये क्या रहेगा, H2O रहेगा। और भी एग्जांपल है बहुत। ये क्या है, विलियन राउल्ट्स के नियम, 2 प्रकार के विलयन बताए थे, एक आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार, ठीक है ना। तो इससे पहले चलिए हम लोग ग्राफ उसी अगले वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त।